हेलो एवरीवन, मैं गुणा शंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं के एस राठौर यूट्यूब चैनल की मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ में। आज की इस सीरीज़ में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज टोटली जो भी हमारा सेटअप रहेगा वो चेंज रहेगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो जो सेटअप था वो एक्चुअली हो नहीं पाया। सो जो हमारा पिछला सेटअप था ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रन आगे करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हम लोग 10 MCQs सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ना वो हम पिक्चर्ड एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझेंगे। ओके, सो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूँ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, एक्चुअली यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन BBC पर यूनिट सेल। ओके, मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट में हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको 2 आंसर मतलब ऑप्शन दिया है, 1 दिया है, 9 दिया एंड 8। सो ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, सो इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो एक्चुअली क्या है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो क्या है 2। ओके, ये जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, गलत हैं, टोटली गलत हैं। ओके, सो जो हमारा 2 आंसर जो है वो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो अगर आप बात करें कि ये कैसे, ओके, सो मैं आपको ना उसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। ओके, सो सपोज़ यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एक क्यूब है। ओके, सपोज़ ये हमारे पास एक क्यूब है। ओके, और इस क्यूब ये जो हमारा है ना इसमें क्या बॉडी सेंटर्ड पर यूनिट सेल है हमारी। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो यहाँ पे अगर आप बात करें एटम्स की, ओके, सो एक एटम हमारा यहाँ सेंटर में लोकेटेड होगा। ओके, एक एटम हमारा कहाँ सेंटर में प्रेजेंट होगा। ओके, और साथ साथ में अगर बात करें तो यहाँ जो कॉर्नर होंगे ना यहाँ पर एटम का कुछ पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, सो एटम का यहाँ पर कितना पार्ट एक्चुअली प्रेजेंट होगा। ओके, कितने हमारे यहाँ पे टोटल जो कॉर्नर हैं क्यूब के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे कितने 8 कॉर्नर है, मीन्स 8 कॉर्नर्स पर हमारा थोड़ा सा अमाउंट जो होगा मीन्स कुछ ना कुछ पीस जो होगा एटम का वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या पूरा एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ना हम पिक्चर्ड एक्सप्लेनेशन जो हमारा है ना उसकी ओर मूव करते हैं। ओके, सो जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था ओके वो उसी तरह का यहाँ पे एक देखिए फिगर दिया हुआ। ओके, कि यहाँ पर ये देखिए आप कॉर्नर्स पे आपको क्या दिए हुए एटम्स और एक यहाँ पे बीच में प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट पर यूनिट में एक यूनिट हमारी हो जाएगी उसकी। ओके, सो अब अगर बात करें कि कॉर्नर्स पे हमारा अमाउंट जो होगा या कितना पीस होगा हमारा जो कि प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फिगर को जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ। ओके, तो ये जो हमारा फिगर है ना इस फिगर के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो हमारा क्यूब होगा ना उसके एक कॉर्नर पे जो अमाउंट होगा हमारे एटम का वो कितना होगा। ओके, कितना पार्ट हमारा होगा एटम का प्रेजेंट। ओके, सो अगर देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 क्यूब हैं। अगर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा पहला क्यूब है ना वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक हमारा क्यूब ये है। ओके, ये जो आपको एक बना क्यूब दिख रहा है ये। ओके, एंड हमारा एक यहाँ पे सेकेंड क्यूब है ये क्यूब। ओके, सो इस तरह से ना यहाँ पे टोटल कितने 8 क्यूब हैं भाई। एक ये आपका एक साइड दिख रहा है क्यूब के और सेकंड क्यूब का ये एक साइड हो गया, एक ये साइड है एक ये साइड, तो ये क्या हमारे इधर 4 हो गए। ओके, सो जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ये साइड मीन्स यहाँ पे क्या 2 क्यूब हैं, इसी तरह 2 इसके ऊपर क्यूब हैं और इसी तरह क्या इसके साथ में ना 2 यहाँ पे ये देखिए क्यूब हैं और इसी तरह यहाँ ऊपर भी 2 क्यूब हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं, सो यहाँ पे क्या 8 क्यूब्स हैं और 8 क्यूब्स को जो हमने आपस में कंबाइन किया है देन उनका जो कॉर्नर पे जो एटम का पीस होता था ना उन सभी मतलब क्यूब्स के एटम के पीस को मिला के क्या एक हमारा एटम बनता है। ओके, ये सिंगल एटम एक फॉर्म होता है। मीन्स क्या हुआ कि अगर 8 क्यूब्स को हमने मिलाया तो 1 एटम बना। ओके, मीन्स क्या यहाँ पे कितने कॉर्नर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कॉर्नर्स की बात कर लें, ओके, कॉर्नर्स की कि कितने कॉर्नर्स को कंबाइन हमने किया तो हमारा 1 एटम फॉर्म हुआ, तो वो कितने 8। ओके, क्योंकि 8 हमारे क्यूब को जब हमने कंबाइन किया आपस में यहाँ पे। ओके, सो हमारे कितने एक एटम बना। ओके, सो यहाँ पे कॉर्नर कितने मिले एक एटम बनाने के लिए 8। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई। सो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है उस कंडीशन में क्या आपसे अगर हम बात करें ना सो यहाँ पे अगर इस फिगर के थ्रू आप देखें। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कॉर्नर्स जो है ना इन कॉर्नर्स की वजह से ना कितने एटम फॉर्म होने वाले हैं
केवल एक एटम फॉर्म होगा, ओनली वन एटम फॉर्म्ड विद द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पर यूनिट। जो हमारा पर यूनिट क्यूब है ना, उसके 8 कॉर्नर्स की मदद से कंबाइन करेंगे, अगर उन्हीं 8 जो हमारे पीसेस जो अलग अलग कॉर्नर्स में हो, तो उसकी वजह से कितना 1 एटम हमारा फॉर्म होता है। और बॉडी सेंटर्ड में मैंने क्या आपको बताया था कि एक बीच मिडल में जो हमारा जो मिडल का स्पेस होगा ना क्यूब में, जो मिडल हमारा होगा ना पोर्शन क्यूब का, वहाँ पर एक हमारा लोकेटेड होगा। ओके, सो इसको ना मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये जो हमारा मिडल जो हमारा है क्यूब का, वहाँ पे क्या एक एटम प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से कितना 1 + 1 = कितने 2 एटम्स जो होंगे वो हमारे क्या बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो आंसर आपका कितना होगा 2, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे मैंने कितना बताया था आपको, आंसर मैंने यहाँ पे बताया था कितना है आपका 2, राइट आंसर। ओके, सो अब अगर हम मूव करते हैं फर्दर कि इस तरह के और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ना आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमसे पूछा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट में कितने होते हैं, उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं फेस सेंटर्ड पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो कितने होते हैं 4, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा। ओके, इसी तरह अगर हम परमिटिव क्यूबिक पर यूनिट सेल की अगर बात करें, उसमें कितने होते हैं 1 एटम। ओके, सो यहाँ पे फिगर भी दे रखा है परमिटिव क्यूबिक 1 यूनिट के। ओके, और यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड 1 यूनिट का एक एटम, मतलब यहाँ पे एक हमें यूनिट दी हुई बॉडी सेंटर्ड की, ओके, क्यूबिक की। और यहाँ पे क्या जो हमारा फेस सेंटर्ड होता है, तो यहाँ पे तीनों हमें दी गई हुई, और नीचे यहाँ पे क्या मेंशन भी परमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ओके, सो यहाँ पे एक एक यूनिट दी हुई है, वहाँ पे क्या आइटम का अरेंजमेंट भी दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या जो हमारे जो 8 अभी जो हमने बॉडी सेंटर्ड में देखा था, तो जो 8 कॉर्नर्स थे वो क्या हमारे ये कॉर्नर्स हैं। ओके, ये ओके, ये तो आप देख पा रहे होंगे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो हमारा मिडल में ना वो क्या मिडल में है क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, तो कितने इसमें होते हैं, इसमें हमारे 2 होते हैं बॉडी सेंटर्ड में, अभी हमने देखा। इसी तरह ये जो हमारा परमिटिव वाला जो हमारा फिग है ना, यहाँ पे क्या आपको ये 8 कॉर्नर्स पे एटम की प्रेजेंस दिख रही होगी, लेकिन ये एक्चुअली क्या ये पूरा कंप्लीट एटम नहीं होता। कितना होता है 1/8 पार्ट ऑफ 1 एटम, और कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो इस वजह से यहाँ पे कितने एटम्स होते हैं ओनली 1 एटम प्रेजेंट होता है। ओके, इसी तरह अगर हम फेस की बात करें, ओके, फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स होते हैं, तो एटम्स कितने होते हैं 4। सो फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ओके, फेस सेंटर्ड में 4 एटम कैसे होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर समझने के लिए जो एग्जांपल है ना वो क्या है, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी अपने रूम में घर के आप बैठे हुए हैं मिडल में। ओके, अगर आप मिडल में बैठे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, एक वाल जो होगी हमारे रूम की राइट हैंड साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी ना वो क्या हमारा होगा फेस होगा हमारे क्यूब पर यूनिट सेल का। ओके, क्या होगा फेस होगा, फेस इन द सेंस ये जो आपको साइड दिख रही है ना, सो इसको क्या हम फेस बोलते हैं। एक जो साइड होती है, एक जो वाल होती है। ओके, तो जो हमारा फेस होता है उस फेस से कितने आप मैक्सिमम फेजेस आप किसी भी क्यूब यूनिट के जोड़ सकते हैं, तो केवल आप 1 जोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं। इस फेस से आप किसी भी अगर क्यूब को अटैच करना चाहेंगे तो मैक्सिमम कितना 1 को ही अटैच कर पाएंगे, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका जो कॉर्नर हो ना इन कॉर्नर्स को टच करे। ओके, क्योंकि अगर टच नहीं कर रहा ना तो आप मतलब 4 5 6 आप मतलब 4 एटलीस्ट तो आप अटैच ही कर सकते हैं। ओके, तो 4 आप इजीली अटैच कर देंगे। लेकिन क्या अगर कॉर्नर्स की अगर आपसे बात की जाए कि पर यूनिट जो हमारे पास क्यूब है ना उसके कॉर्नर्स आपस में कॉर्नर्स क्या कोइंसाइड हों, तो उस टाइम पे आप केवल एक ही मतलब आप यूनिट जो है क्यूब की वो जोड़ पाएंगे। तो उस टाइम पे अगर बात करें ना, सो यहाँ पे एक एटम हमारा बनता है। ओके, सो यहाँ पे कितना एटम बनते हैं, सो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा एक एटम होता है जब हम किसी भी दूसरी यूनिट को यहाँ पे जोड़ते हैं। ओके, जब हम यहाँ पे दूसरी यूनिट को जोड़ देंगे तो क्या हमारा एक एटम फॉर्म हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा एक फेस होता है, ओके, एक जो वाल होती है रूम की, उस पर जो एटम की प्रेजेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/2। ओके, तो जब हमारे 2 आपस में क्यूब यूनिट जब जुड़ेंगे, ओके, सपोज क्या होगा कि जब हमारा एक फेज दूसरे क्यूब से जब मिलेगा, जैसे सपोज ये वाला जो हमारा फेज है ना इसको हम इससे मिलाएं। ओके, सो क्या तब हमारा यहाँ पे एक एटम का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर हम पर यूनिट क्यूब की बात करें ना तो एक आपके राइट हैंड साइड वाल का हो जाएगा और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड का वाल का 1/2 मतलब एटम हो जाएगा। तो हाफ इधर का एंड हाफ इधर का, तो कितना 1 एटम
बन जाएगा आपको। ओके, सो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से कितना 1 एटम मिला। ओके, उसको आप लिख लेते हैं। ओके, लिख लेते हैं। एंड इसी तरह क्या होगा, एक आपके जस्ट फ्रंट वाल होगी एंड एक आपके बैक होगी ना, तो वहाँ पर भी क्या आपको फ्रंट वाल पे 1/2 एटम की प्रेजेंस मिलेगी एंड बैक वाल पे 1/2 की आपको प्रेजेंस मिलेगी। सो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 1 एटम फॉर्म हो जाएगा। ओके, +1 लिख लेते हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या +1 है। ओके, यहाँ पे क्या +1 है। अब इसी तरह क्या आपके टॉप पर एक फ्लोर होगी। ओके, एंड एक आपका रूफ होगा। ओके, नीचे। ओके, मतलब एक हमारी अर्थ की सरफेस और एक हमारी फ्लोर हो गई। ओके, छत रूम की। ओके, सो क्या उनको अगर आपस में कंबाइन करें 1/2 रूफ पे फ्लोर पे होगा एंड 1/2 रूफ पे होगा। सो क्या हमारा 1 एटम बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से कितने एटम बने, 3 एटम बने। ओके, फेस सेंटर्ड में 3 एटम बने और यहाँ पे कितना 4 मेंशन है ना, तो भाई जो कॉर्नर होगा, जो हमारा रूम्स के जो कॉर्नर होंगे 8, उन पर भी तो 1/8 एटम की प्रेजेंस है भाई। 1/8 पार्ट हर कॉर्नर पे होगा, तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो कुल मिला के कितना जो हमारा यहाँ पे हमें कितने एटम्स मिलते थे, 1 मिलता था ना। तो यहाँ पे क्या 3 + 1 अगर हम कर देंगे, इसमें अगर हम +1 कर देंगे तो हमारे कितने 4 एटम्स हो जाएंगे। ओके, सो फेस सेंटर्ड में कितने होते 4। तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से ना पूरा डिटेल में सब कुछ अच्छे से फिगर के थ्रू भी समझा दिया और आपको आई थिंक समझ में आया भी होगा। सो अब क्या हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उस पर हम मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसको भी हमें फोड़ना है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पढ़िए, इसे समझिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। मीन्स क्या, जो आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होगा 2 डायमेंशन में, वहाँ पे हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। ओके, सो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता है तो यहाँ पे क्या हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, सो ऑप्शंस क्या है 2, 4, 6, 8। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है आपको पता है, तो अच्छी बात। और मैं आपको ना बता दूँ कि साथ साथ में आपने पॉइंट काउंट करते रहिए कि आपने आउट ऑफ 10 कितने अटैम्प्ट किए, ये आप लास्ट में देखिएगा, जिससे क्या जो हमारा चैप्टर 1 है ना वो आपका कितना क्लियर है। ओके, आपको कितने अच्छे से उस चैप्टर के बारे में पता है। ओके, जहाँ से अगर मल्टीपल चॉइस बनते हैं तो आप हाँ इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। ओके, सो आप यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आप ये जरूर काउंट कीजिएगा कि यहाँ पे आपने आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट किए। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें, सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो वहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो होगी उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना, जो आपका राइट आंसर है वो कितना है, वो यहाँ पे आपका 6 है। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कितनी होती है 6। ओके, सो किस तरह ये हमारी 6 जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर है, सो उसको ना मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ना आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पहला ए जो है हमारा वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वो डिनोट करता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। एंड जो हमारा स्ट्रक्चर बी है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। ओके, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मीन्स क्या है, कि यहाँ पे एक एटम मैक्सिमम कितने एटम्स के साथ कंबाइन है, मीन्स जुड़ा हुआ है। ओके, इन टच है, ये चीज़ क्या होती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, सो यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ना कितने यहाँ पे आप 6 एटम देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि इस एटम से क्या जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6 होगी। और इसी जगह अगर क्वेश्चन में अगर हमसे पूछते कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो आप कितना बताते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर होता है 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एटम हमारा बीच में वो कितने से 1 2 3 4 एटम से क्या कंबाइन है, 4 एटम्स को टच कर रहा है। ओके, सो ये क्या आपकी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। सो आई थिंक आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिस्टम जो है ना उसको भी मैंने आपको इन फिगर्स के थ्रू अच्छे से क्लियर कर दिया है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, और यहाँ आप इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें क्या करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे क्या है आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा स्फीयर होगा, ओके स्फीयर, सो स्फीयर की जो यूनिट सेल होगी उसमें जो एज लेंथ होंगी रेडियस के टर्म में, ओके FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट्स में, ओके यूनिट सेल में वो कितनी मतलब क्या होगी। ओके, सो यहाँ अगर बात करें तो ये तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, और आप एक्चुअली अगर आपको पता होगा तो इसलिए आप जान भी चुके होंगे और आपका एक पॉइंट
और ऐड हो गया होगा आपके स्कोर में। ओके, क्योंकि ये जो है ना उसमें क्या एक्चुअली हमसे फार्मूला पूछ रहा है और फार्मूले के लिए क्या आपको डेरिवेशन करने होंगे। सो अगर आपने डेरिवेशन किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके लिए ठीक है, तो आप इसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली हमारा ना जो डेरिवेशंस की अगर बात करें तो यहाँ केमिस्ट्री में कोई भी डेरिवेशंस आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, आपके जो डेरिवेशंस हैं फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको एक्चुअली फार्मूला अगर पता है देन इट्स ओके। ओके, सो अब अगर बात करें कि राइट आंसर क्या है। ओके, सो अगर आपको फार्मूला याद हो FCC का। ओके, सो FCC में जो रेडियस के टर्म में जो हमारी एज लेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है 2√2r। ओके, एंड जो हमारा BCC की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है रेडियस के टर्म में वो कितना होता है 4/√3। और अगर आप बात कर लें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तो कितनी होती है, सो इसकी होती है 2r। ओके, 2r। तो आप इस चीज़ को देखिए जिस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा वो आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा ए से मैच कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम मूव करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन रहा आपकी ये स्क्रीन पर। ओके, सो यहाँ आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी टेट्राहेड्रल वाइड्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड पर यूनिट सेल। ओके, सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर यूनिट सेल है उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो टेट्राहेड्रल वाइड आप एक्चुअली कब जान सकते हैं तो आपको मैं बता दूं। सो उसके लिए क्या आपको ये पता होना चाहिए फेस सेंटर्ड में एटम्स कितने होते हैं और फार्मूला टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए फार्मूला क्या होता है। ओके, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कितना है 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो राइट कौन सा है। ओके, सो मैं ना आपको राइट आंसर जो आपका है वो मैं आपको बता दूँ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना है 8। ओके, सो 8 आपका राइट आंसर किस तरह से वो मैं ना आपको पिक्चर्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ना आप इस पिक्चर्ड एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड है वहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड्स कितनी प्रेजेंट होंगी। ओके, सो फार्मूला क्या होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स का, वो होता है हमारा 2a। ओके, सो 2a जो है यहाँ जो a है वो अगर बात करें कि यहाँ पे a किस चीज़ को डिनोट कर रहा है तो a हमारा सिंपली एटम्स को डिनोट कर रहा है। ओके, और जो फेस सेंटर्ड में एटम्स होते हुए कितने होते हैं 4, यहाँ पे मेंशन भी है। ओके, जो टोटल एटम्स होते हैं हमारे पर यूनिट मतलब एक जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो यूनिट होते हैं उसमें कितने होते हैं 4, और 4 ये किस तरह है वो भी यहाँ पे आप देखिए मेंशन है। तो क्या होता है जो हमारा जो भी एक यूनिट होता है वहाँ पे क्यूब का वहाँ पे कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 कॉर्नर्स। ओके, ये यहाँ पे मेंशन है, और हर एक कॉर्नर पे एटम की जो पीस की प्रेजेंस होती है कितनी होती है 1/8 एटम। ओके, सो ये वहाँ पे प्रेजेंस होती है हर कॉर्नर पे। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ये कैंसिल एंड 8 ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या हमें 1 आइटम मिल जाता है। इसी तरह अब अगर बात हम कर लें यहाँ पे सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कि फेसेस कितने होते हैं 6 फेज होते हैं भाई, राइट हैंड वाल, लेफ्ट हैंड वाल, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम, तो कितने 6 फेज होते हैं और हर फेज पे कितने 1/2 एटम की प्रेजेंस होती है। अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। ओके, सो अगर यहाँ पे देखें तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितने 3 एटम हो जाते हैं। सो इस तरह से जो फेस सेंटर्ड हमारा होता है उसमें ना 4 एटम्स की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड कितनी हो जाएंगी 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 एटम्स। ओके, जो मैंने आपको आंसर बताया था। ओके, सो यहाँ पे मैंने कितना आपको 8 एटम्स बताया था, हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे अगर हमसे टेट्राहेड्रल वाइड्स की जगह पे क्या अगर हमसे ऑक्ट्राहेड्रल वाइड्स पूछता ऑक्ट्राहेड्रल वाइड्स, तो यहाँ पे आंसर कितना होता तो हमारा 4 हो जाता। ओके, क्योंकि वहाँ ऑक्ट्राहेड्रल कितनी होती हैं जितने हमारे एटम्स होते हैं। ओके, उतनी हमारी ऑक्ट्राहेड्रल होती हैं, और जैसे यहाँ पे हमसे क्या टेट्राहेड्रल पूछा है तो कितने हो जाएगा 8 आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 × एटम्स जो भी आपके एटम्स होते हैं। ओके, सो इस तरह से आप वाइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आपको आई थिंक इजीली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम ना क्वेश्चन में देखते हैं लिखा हुआ है इन विच मोस्ट इफिशियंट पैकिंग इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे इफिशियंट की जगह पे क्या इफिशियंसी होगा। ओके, इफिशियंसी, ओके, इफिशियंसी
इन विच मोस्ट इफिशियंसी पैकिंग इज़ प्रेजेंट। ओके, तो मोस्ट इफिशियंसी जो होती है, मोस्ट मीन सबसे ज़्यादा, वो किस में होती है, HCP में होती है या फिर BCC में होती है या फिर CP में होती है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, ज़्यादा अच्छा लगेगा। SCC, BCC एंड CCP किस में होती है सबसे ज़्यादा। सो और यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है A एंड C या फिर SCP एंड CCP में। ओके, सो ये आपको बताना है। सो अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला वो क्या है, A एंड C बोथ, क्योंकि जो हमारा HCP एंड CCP है ना, उन दोनों में इफ़िशियंसी क्या बराबर होती है। और कितनी इफ़िशियंसी होती है, तो ये होती है 74%। ओके, इनमें जो इफ़िशियंसी होती है वो कितनी होती है, 74% SCP एंड CCP में। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है वो क्या है, D करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट मतलब आंसर होगा। सो अब यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसमें कितनी इफ़िशियंसी होती है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे यूनिट्स चल दी हुई हैं, HCCP एंड CCP, BCC एंड सिंपल क्यूबिक। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा HCCP एंड CCP होता है, इसमें कितनी 74% इफिशियंसी होती है, एंड BCC में कितनी होती है 68% इफिशियंसी होती है, एंड जो हमारा सिंपल क्यूब होता है ना, उसमें कितनी होती है 52.4% की इफिशियंसी होती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ये क्यों सारी चीज़ें दिखाई, एक्चुअली मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था करेक्ट ऑप्शन क्या था, कितनी इफिशियंसी थी, वो मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए HCP, BCC एंड सिंपल क्यूबिक। ओके, ये आपको मतलब दे देंगे यहाँ पे एलिमेंट्स और कह देंगे कि आपको ना इनकी राइट इंक्रीजिंग इफिशियंसी में आपको अरेंज करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जब आपसे कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कीजिए। ओके, सो क्या होगा, SC होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, BCC हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारा HCP होएगा। ओके, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो भी दिया गए होंगे 4 ऑप्शन, उसमें ये आपको एक मिलेगा और आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो इसीलिए ना मैंने आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बता दी। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हम अब उस पर मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन 6 है ना, उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन 6 में आप देखिए ना, क्या हमें करना है, दी परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP अरेंजमेंट इज। ओके, कितना % होता है। ओके, सो इसको मैं फोड़ना है और ये तो फूट चुका है ऑलरेडी, क्योंकि अभी ना मैंने आपको इसका जो आंसर है वो बताया था। ओके, आंसर इन द सेंस जो भी आपको ना इजीली आंसर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, उसका आप यूज़ करके यहाँ पे इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी अगर होती है किसी भी चीज़ की, वो कितनी होती है 100%। ओके, और यहाँ पे बात कर रहा है किस पे, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड में। ओके, कि हमारी इफिशियंसी कितनी होगी। सो यहाँ पे मैंने आपको कितना इफिशियंसी बताया था इसका CCP का। ओके, सो यहाँ पे हमने बताया था 74%, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। सो 100 से जब माइनस करेंगे 74 को, सो कितना आने वाला हमारा 26% आ जाएगा आंसर। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या, राइट ऑप्शन हमारा है C। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा C है। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका C है वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर। सो अब अगर हम बात करें हमारे जो 6 के आगे जो क्वेश्चन है 7, 8, 9 एंड 10, वो आपके लिए कुछ स्पेशल हैं, कुछ अलग हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, VVIM वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को इजीली मिल सकते हैं। ओके, सो आपको उन्हें क्या अच्छे से देखना है और अच्छे से उनको क्या अपनी मेमोरी में पैक करना है। ओके, तो जो क्वेश्चंस आगे हैं ना, उनका एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा देता रहूँगा, और लास्ट में ना जो हमारे जो पोर्शन जिस पोर्शन से वो बिलोंग करें ना, उस पोर्शन को अच्छे से डिटेल में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूँ। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ जो हमारा 7th क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिक्रीजेज ड्यू टू। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको जरूर आपको बोर्ड में फोड़ के आना है अगर आप के बोर्ड के पेपर में आता है। ओके, यहाँ से ना क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपको क्या इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, इनको फोड़ने के लिए हर टाइम आपको क्या रेडी रहना है। ओके, सो यहाँ पे क्या ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो हमारे डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हमें ऑप्शन दिए हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, बोथ A एंड C। ओके, सो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आपका राइट ऑप्शन या राइट आंसर यहाँ कौन सा होने वाला है। ओके, सो मैं ना आपको राइट आंसर बताता हूँ, वो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, हमारा स्कॉटी डिफेक्ट। ओके, सो स्कॉटी डिफेक्ट हमारा जो होता है ना, वो डिक्रीज़ कर देता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को। ओके, और यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन डी दिख रहा है उसमें क्या लिखा है, बोथ A एंड C। ओके, तो C वाला तो हमारा
ही है करेक्ट। ओके, और हमारा ये भी करेक्ट हो सकता था कब, जब यहाँ पे हमारा क्या फ्रेंकल डिफेक्ट की बजाय कौन सा डिफेक्ट होता, यहाँ पे होता वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी अगर हमारा डिफेक्ट अगर होता ना तो उस कंडीशन में हमारा जो राइट ऑप्शन होता वो क्या होता, बोथ ए एंड सी। ओके, सो आई थिंक ये भी आपके ब्रेन में रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस चेंज होंगे तो आपका आंसर भी चेंज होगा। ओके, या आपका हो सकता है स्क्वाटी डिफेक्ट हो ही ना। ओके, स्क्वाटी डिफेक्ट की जगह पे आपका वैलेंसी डिफेक्ट आपका ऑप्शन दिया हो तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग मूव करेंगे। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो देखिए ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, ये मीन्स यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है जो इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन डिफेक्ट हैं, उनमें से एक किसी न किसी डिफेक्ट को क्या हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो ये आपको बताना है। ओके, सो क्या आपको लगता है वैकेंसी डिफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ओके, फिर क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये भी नहीं होने वाला। ओके, फिर क्या है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है, सो ये होता है, यही आपका राइट आंसर है। सो राइट आंसर क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, स्कॉटी डिफेक्ट भी नहीं होता है। ओके, सो फ्रेंकल डिफेक्ट को क्या हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम आगे चल के वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटी डिफेक्ट को अच्छे से समझेंगे भी, हाँ ये क्या है। ओके, सो अब ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में इन डिफेक्ट्स के बारे में भी हम शॉर्ट व्यू में शॉर्ट पॉइंट्स में देख लेंगे। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ओके, मीन्स जो हमारे यहाँ पे डिफेक्ट्स दिए हैं इनमें से कौन से डिफेक्ट हैं जो हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स के थ्रू दिखाए जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, बोथ ए एंड सी। ओके, सो ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इनमें से आपका राइट आंसर है वो क्या है। ओके, सो ये आपको बताना है। सो ना मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। ओके, कौन सा यहाँ पे ऐसा डिफेक्ट है जिसको क्या हम नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। ओके, देखने को पाते हैं। ओके, सो ये हमारा रहा आंसर वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, सो वैकेंसी डिफेक्ट जो हमारा होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स के थ्रू देखने को मिलता है। ओके, किसके थ्रू, नॉन आयनिक सॉलिड्स के थ्रू देखने को मिलता है। सो जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसके ओर हम मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको और बता दूं जो हमारा ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है बोथ ए एंड सी, ये भी करेक्ट हो सकता था। कब, क्योंकि ये जो हमारा ए है ना वैकेंसी डिफेक्ट वो तो नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है, और साथ साथ में कौन सा डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, हमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। ओके, राइटिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो भी है अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कितनी जल्दी इंप्रूव होगा, लेकिन धीमे धीमे ये भी इंप्रूव हो जाएगा। सो आप ऐसे ही समझ लीजिए। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना उससे आपको क्लियर हो रहा है। ओके, सो इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है ना, अगर स्कॉटी डिफेक्ट की जगह पर अगर ये होता ना तो ये हमारा ऑप्शन जो हमारा डी है बोथ ए एंड सी वो क्या हो जाता, राइट हो जाता। ओके, सो अब जो हमारा क्वेश्चन 10 है उसकी ओर हम मूव करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन 10 रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोन बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऐसे सब्सटेंस के बारे में कि जो हमारा फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट दोनों दिखाता है। ओके, सो यहाँ पे जो मैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ZNS, AGBR, NaCl एंड AgI। ओके, सो इनमें से हमारा कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमें बोथ दोनों फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट दिखाता है। ओके, देखने को मिलते हैं। सो अगर ZNS की बात करें तो ये नहीं होने वाला, AGBR ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, एंड NaCl में भी नहीं होता है, AgI में भी नहीं होता है। सो AGBR जो है ना वो आपका राइट आंसर है। ओके, वो क्या है हमारा AGBR। ओके, और यहाँ पे मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन का है। ओके, जो कि आ सकता है, और उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपको एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है, आपको छपा हुआ मिल सकता है। ओके, सो इनको आपको अपने मेमोरी में अच्छे से रखना है। ओके, इन्हें क्या आपके दिमाग से बिल्कुल भी दूर मत होने देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, और ये जो हमारा AGBR है ना, ये जो क्वेश्चन है ना वो हमारा NCERT से बिलोंग करता है, और ये क्या नोट में लिखा हुआ है आई थिंक एक्चुअली। ओके, सो क्या ये पॉइंट मेंशन है तो
इसलिए मैं आपको बताता हूँ ना कि आप अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं ना तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक को अगर एग्ज़ाम टाइम में अगर आप पढ़ के अगर अच्छे से जाते हैं ना, देन केमिस्ट्री में मैं आपसे गारंटी लेता हूँ ना कि आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर आप गेन कर सकते हैं। ओके, बेहतर से बेहतर आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक के ही थ्रू। आपको साइड बुक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं कहता हूँ ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करने के बाद में हम फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट और जो भी हमारे डिफेक्ट हैं, वैलेंसी डिफेक्ट, इंस्टिट्यूशियल डिफेक्ट, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके, सो उसके लिए हम आपको ना नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो ये रहा हमारा वो पेज। सो यहाँ पे आप ना चारों डिफेक्ट इजीली देख पा रहे होंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। ओके, सो अब अगर बात कर लें कि एक्चुअली डिफेक्ट्स में होता क्या। ओके, सो जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी लैटिस साइड होती है, ओके, लैटिस साइड ये क्या होती है, खाली होती है। ओके, फील्ड नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड है, यहाँ पे क्या खाली है। ओके, सो यहाँ पे क्या, जब ऐसी कंडीशंस होती है जब हमारी लैटिस साइड्स खाली होती है तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, और ये क्या करती हैं, ये जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, ओके, उसको क्या कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं। क्या करती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को। ओके, अब यहाँ जो मैंने आपको अभी जो हम कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहाँ पे हमने बताया भी था जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है वो क्या हमारी डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। ओके, अब अगर हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में अगर बात करें, ओके, सो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होते हैं मतलब क्या होता है कि जो हमारी लैटिस साइड्स होते हैं ना, उसके अलावा भी क्या मतलब एक्स्ट्रा हमारा जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम कंडीशन इसी की तरह हमारी यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। ओके, लेकिन ये क्या फील्ड होते। ओके, सो अब वो आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा स्पेस है ना, ये वाला एंड ये वाला यहाँ पे खाली है। ओके, कलर चेंज करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में। ओके, ये यहाँ पे आपका स्पेस खाली है, लेकिन ये यहाँ पे क्या स्पेस फील्ड है, और एक्स्ट्रा क्या हमारे यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे वो क्या भर गया है इन दो आइटम्स के साथ। ओके, सो इससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है ना, इससे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो क्या हमारी डेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ओके, हमारी जो डेंसिटी होगी उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज़ कर देगा। ओके, ये क्या कर देता है, ये भाई इंक्रीज़ कर देता है हमारी डेंसिटी को। ओके, सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, और वैकेंसी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो हमारी डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। ओके, सो आप इजीली आपको इतना रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और ये आप में भी आपसे एक्सप्लेनेशन में पूछ भी सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, तो आपको जैसे मैंने बताया उस तरह से आपने बोर्ड में मेंशन करके आ सकते हैं। ओके, अब जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं। सो ये जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है, ओके, सो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। ओके, सो फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको जो मैंने आई थिंक 9th क्वेश्चन था एमसीक्यू में, या ये जो भी था वो जहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि डिसलोकेशन डिफेक्ट किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, सो फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आई थिंक आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि ये स्पेस हमारा खाली है और जहाँ पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना कि ये नेगेटिव 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 एंड बीच में पॉजिटिव, इसी तरह क्या ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो बीच में पॉजिटिव होना चाहिए था। ओके, या यूँ कह लीजिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव हमारा यहाँ पे। सो क्या मीन्स 4 नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव होता है एंड 4 पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव होता है। इस टाइप से यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिल रहा हो। सो यहाँ पे ना जो हमारा प्लस पॉइंट होना चाहिए था, मीन्स प्लस हमारा होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं, वो कहाँ पे, यहाँ पे। मीन्स क्या जो इसकी लोकेशन थी, ओके, वो अपनी लोकेशन पे नहीं, उस दूसरी जगह पे है। ओके, सो यहाँ इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को। यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव जो होता है चार्ज ना, जैसे वो क्या दूसरी जगह जहाँ पे उसकी लोकेशन होती है वहाँ से क्या वो दूसरी जगह मूव करता है। ओके, मीन्स अपनी मेन पोजीशन पे नहीं होता जहाँ पे उसको होना चाहिए। सो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, हम उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको फ्रैंकल डिफेक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो अगर बात करें स्कॉटी डिफेक्ट की, सो स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, हमारे सेम नंबर ऑफ आयन एंड कैटायंस क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ओके, गायब हो जाते हैं। ओके, मिसिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको पॉजिटिव इन दोनों नेगेटिव के बीच में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ओके, इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव के बीच में क्या नेगेटिव
होना चाहिए था, नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव ब्लास्ट मीन्स कुछ भी हमारा लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी चार्ज क्या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई अगर एक पॉजिटिव गायब होता तो उस टाइम पे क्या होता, ये हमारा जो भी एलिमेंट होता वो क्या नेगेटिवली चार्ज हो जाता, और अगर हमारा क्या नेगेटिव एलिमेंट केवल अगर गायब होता, पॉजिटिव ना गायब होता, ओके, सो क्या हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, मीन्स क्या एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव गायब हो गया, मीन्स बैलेंस है। ओके, इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि साइड में नेगेटिव है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव गायब, तो यहाँ पे क्या एक नेगेटिव भी गायब। ओके, मीन्स यहाँ से क्या दो पॉजिटिव हमारे चार्ज गायब हैं, दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हमारे गायब हैं, मीन्स क्या यहाँ पे जो चार्ज की जो मीन्स क्वांटिटी है ना, दो पॉजिटिव एंड दो नेगेटिव वो गायब है, मीन्स जो यहाँ पे हमारा बैलेंस मीन्स बना रहेगा। ओके, जो हमारा एलिमेंट होगा ना वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, डेंसिटी यहाँ पर भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या हमारे आयंस एंड कैटायंस मिसिंग हैं। ओके, सो ये जो हमारे स्कॉटी डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, ये दोनों क्या डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस की, जबकि जो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है वो क्या हमारा डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ओके, एंड जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है वो भैया न्यूट्रल रहता है, वो उसमें क्या होता है कि केवल हमारा जो चार्ज है ना वो अपनी मेन पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, अपनी मेन पोजीशन पे नहीं होता, जिसकी वजह से उसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये चारों डिफेक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे इजीली। और अब अगर हम बात कर लें तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। सो ये रहें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, जहाँ से आपको क्या मिल सकता है आपका एमसीक्यूज प्यारा सा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस सेशन में कराया भी है कि AZBR जो होता है वो बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट शो करता है। ओके, सो ये जैसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उसी तरह अगर बात कर लें तो वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर शोन बाई नॉन आयनिक सॉलिड्स। ओके, जो कि क्वेश्चन भी अभी था। ओके, इसी तरह क्या है फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट्स आर शोन बाई आयनिक सॉलिड्स। ओके, एंड जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बाई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस बाई बोथ वैलेंसी एंड स्कॉटी डिफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है ना, तो कौन से वैकेंसी एंड स्कॉटी डिफेक्ट जो दोनों होते हैं ना, वो हमारी किसी भी सब्सटेंस को डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया स्कॉटी डिफेक्ट इज शोन बाई आयनिक substances in which cation and anions are almost similar size, for example NaCl, KCl, CSCl एंड AZBR। ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो स्कॉटी जो डिफेक्ट होगा ना, स्कॉटी डिफेक्ट में जो हमारे आयंस होंगे ना, उनका जो साइज होगा ना, साइज की अगर बात करें कैटायन एंड एनायन का, वो क्या होगा सिमिलर होगा, मीन्स क्या लगभग सेम होगा। तो जैसे कि अगर हम NaCl की बात कर लें, सो यहाँ पे जो हमारा आयन कैटायन होगा मीन्स Na+ एंड Cl-, वो क्या लगभग हमारे जो साइज़ में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेज इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस, फॉर एग्जांपल ZnS, AgCl, ओके, AZBR एंड AZI। ओके, तो सपोज यहाँ पे अगर हम AgCl की बात करें, ओके, सो AgCl में अगर बात करें तो Ag+ एंड Cl- जो बनेगा ना, उसमें जो हमारा जो डिफरेंस होगा एनायन और कैटायन के बीच में साइज का, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला। ओके, सो अगर बात करें ना तो ये फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट की यहाँ पे डिफिनीशन टाइप से लिखी हुई है, जो कि आपने बोर्ड एग्जाम्स में मेंशन कर सकते हैं अगर एक नंबर में अगर आपसे पूछी जाती है उस कंडीशन में। ओके, सो अब ये जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो सकते हैं, यहाँ आपसे 1 मार्क्स में डिफिनीशन भी पूछ सकता है। सो आई थिंक आपको ये जो भी पूरा सेटअप था वो अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन को हिट कीजिए, क्योंकि अब तो आपका ना सारा कुछ क्लियर है। ओके, सो आपको लाइक बटन को हिट कर देना है, और आपको चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, जो कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी बेहतरीन प्रिपरेशन करवाने में मदद करेंगे। ओके, सो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये जो पूरा सेशन था वो कैसा लगा। ओके, और साथ में दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे से अपने बोर्ड के लिए MCQs की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, सो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा नॉलेज। ओके, मीन्स उतनी ही ज़्यादा देर तक आप उस नॉलेज को स्टोर कर पाएंगे जितनी ज़्यादा देर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा देर आप उस नॉलेज को अपने ब्रेन में रखने में एबल होंगे। ओके, सो
अब अगर बात करें कि आप मुझसे कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं, तो आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअली आप मुझसे जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये हमारी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है, इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब हमारा टाइम हो चुका है कि अब आपसे हम गुड नाइट कहें, और मीन्स इस क्लास को बाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। सो गुड नाइट, टेक केयर।